बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं के अंतर्गत उपसंयोजन यौगिकों के नामकरण की बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, उसकी जो पहचान होती है वो उसके नाम से होती है। तो किसी यौगिक को उसके संगठन को या उसकी संरचना को दर्शाने के लिए हमें एक सूत्र की आवश्यकता होती है। उसका जो सूत्र होता है वह उसके संगठन से संबंधित आधारभूत सूचना को संक्षेप में सुगम रूप से प्रकट करने का एक तरीका होता है। आइए सबसे पहले हम एक केंद्रकीय उपसंयोजन सत्ता में एक केंद्रीय धातु परमाणु होता है, उसका सूत्र लिखने के लिए जो नियम IUPAC द्वारा निर्धारित किए गए हैं, हम पहले उनकी बात कर लेते हैं। कुछ नियम हैं, उसमें ये है, सबसे पहले हम केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। देखिए, यहाँ पर हम केवल बात करते हैं उपसंयोजन सत्ता के अंदर की बात, यहाँ पे बाहर वाले की बात अभी नहीं कर रहे हैं, हम केवल अंदर की बात का हम यहाँ देखेंगे। और एक एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं अपन। मान लीजिए आपका एक उपसंयोजन क्षेत्र है FeCN6। हम केवल पहले इसका नाम लिखना देखेंगे, कैसे लिखेंगे। तो इसके नाम में अपने सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु को पहचानेंगे, उसका नाम लिखना है आपको। एक केंद्रीय धातु परमाणु होता है इसमें, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, एक केंद्रीय उपसंयोजन सत्ता की बात कर रहे हैं। इसके बाद लिगेंड्स के नाम लिखना है हमें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। यदि एक से अधिक लिगेंड होते हैं तो हमें उसके जो सूत्र होते हैं उनको हमें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखना होता है। अब अंग्रेजी वर्णमाला क्रम क्या होता है आपको पता है ना। जो लिगेंड होते हैं उनका नाम लिखेंगे अंग्रेजी में और उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ तो एक ही है। यदि हम और एक से अधिक वाला देखेंगे तो उसमें हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उनको अरेंज करना होगा। ये जो इसकी जो स्थिति है ये आवेश पर निर्भर नहीं करती है। जैसा कि जब हम उपसंयोजन सत्ता और काउंटर आयन की बात करते हैं तो उसमें आवेश के आधार पर बात होती है। जैसे यहाँ पे यदि हम K4FeCN6 इसकी बात करें तो जो उपसंयोजन क्षेत्र है ये दाईं तरफ लिखा गया है और काउंटर आयन बाईं तरफ लिखा गया है। यह एक नियम है, जो धनावेशित होता है वो हमेशा पहले यानी बाईं तरफ लिखा जाता है, ऋणावेशित हमेशा दाईं तरफ लिखा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। यदि आपका काउंटर आयन धनावेशित है तो ये बाईं ओर लिखा जाएगा, और जो आयन ऋणावेशित है वो दाईं ओर लिखा जाएगा। मान लीजिए यदि आपका कोबाल्ट वाला ये जो संकुल है तो इसमें काउंटर आयन राइट साइड में लिखा जाएगा, क्योंकि ये क्लोराइड आयन है, ऋणात्मक आयन होता है। और ये जो उपसंयोजन क्षेत्र वाला आयन है वो कैसा होता है, धनात्मक होता है। तो इन दो जो आयन होते हैं इनके लिए तो नियम क्या रहता, धनावेश युक्त आयन पहले लिखा जाता और ऋणावेश युक्त आयन बाद में लिखा जाता। लेकिन जब हम बात करते हैं एक उपसंयोजन क्षेत्र के अंदर की बात, यानी उपसंयोजन सत्ता की बात हम करते हैं, तब हम उसमें लिगेंड्स को आवेश के आधार पर ना लिख करके उनका जो क्रम होता है वो हमें उनके नाम के आधार पर रखना पड़ता है। ये एग्जाम्पल है, इसमें देखिए 3 लिगेंड आपको दिख रहे हैं, एक एमीन, एक्वा और क्लोराइडो। ये आपको 3 नाम इसमें यानी 3 लिगेंड आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा केंद्रीय धातु परमाणु का सूत्र CO, इसका संकेत है कोबाल्ट का।
फिर हमें इसमें 3 है इनके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। देखिए एमीन ए से बनेगा, एक्वा ए से बनेगा लेकिन ए के बाद क्यू आएगा, और क्लोरिडो सी से बनेगा। तो ये वैसे ही लिखेंगे आप, एक एमीन पहले आएगा, एक एम के बाद एक क्यू सेकंड पे आएगा, और सी आएगा थर्ड पे। इसलिए इस तरह से लिखा जाएगा एमीन, एक्वा और क्लोरिडो। यानी जब भी सूत्र लिखते हैं तो आपको यहाँ लिगेंड के नाम को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जमा लेना है, फिर उनके संकेतों को या उनके सूत्रों को लिखना होता है। यदि कोई बहुदंतो लिगेंड है, यानी कोई पॉलीडेंटेड लिगेंड है, तो इसमें हम इसका नाम को भी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में ही लिखते हैं। इसके जो संकेत अक्षर में जो नाम लिखे हुए लिगेंड के जो प्रथम अक्षर उसको ही ध्यान में रखते हैं, उसको रख करके ही उसकी स्थिति निर्धारित की जा सकती है। जैसे कहीं पे पॉलीडेंटेड है, जैसे एथेन बंटूडाइमीन, तो उसको हम एथेन को क्रम में लेंगे। कहीं पे मान लो एथेन बंटूडाइमीन 2 हैं, तो हम बिस लिखा रहे तो बिस नहीं लेंगे क्रम में क्या लेंगे अपन, ई लेंगे। कहीं बेस्ट टेट्राकस इस तरह के कुछ शब्द लिखे हुए हैं, तो इनको हम ध्यान में नहीं रखेंगे। ध्यान में किसको रखेंगे, उसका जो मेन नाम है उसके पहले अक्षर को ही ध्यान में रखेंगे। समन्वय मंडल में धातु तथा लिगेंड के सूत्रों के मध्य में कोई गैप नहीं छोड़ा जाएगा। यहाँ पे कोई बीच में कोई स्पेस अलग से नहीं रहता है। और छठवां नियम है इसमें, आवेश युक्त उपसर्जन सत्ता का सूत्र बिना किसी काउंटर आयन के, यानी बिना किसी प्रति आयन के लिखते हैं तो आयन के ऊपर उसका जो आवेश होता है वो दाईं ओर मूर्धांक यानी सुपरस्क्रिप्ट के रूप में लिखा जाता है। जैसे यदि हम इसको बिना काउंटर आयन के लिख रहे हैं और इस पर -3 आवेश है, तो इसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। ये ध्यान रखना है, ये जो अक्षर है, ये जो अंक है, जो बाकी अंकों से छोटा रहेगा और कहाँ लगा जाएगा, बड़े कोष्ठक के जस्ट ऊपर लिखा रहेगा। इसमें धन 3 आवेश है, तो ये धन 3 ऊपर लिखा रहेगा, 3 + धन। और यदि काउंटर आयन है तो धनावेश, धनायन का आवेश और ऋणायन का आवेश दोनों एक दूसरे को संतुलित किए रहते हैं, तो वो आवेश संतुलित होना चाहिए, उस हिसाब से उनकी गिनती रखते हैं। जैसे CO(H2O)6, ये 3+ है, इसका काउंटर आयन अगर लगाएंगे हम तो इसमें -1 होता है, तो इसको बैलेंस करने के लिए Cl3 होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, इन दोनों के बैलेंस कैसे होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, यानी दोनों को मिलाकर क्या होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए। तो ये हो गया सूत्र लिखने के नियम। ये 7 नियम हैं, इनको ध्यान में रखना है आपको। सबसे पहले आपको केंद्रीय परमाणु लिखना है, इसके पश्चात लिगेंड को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिख देना है। यदि कोई पॉलीडेंटेट है, बहुदंतुल है, तो उसका जो पहला अक्षर है उसको ही ध्यान में आपको रखना है। और संपूर्ण उपसर्जन सत्ता यदि आवेशित है तो उसके आवेश को हम बड़े कोष्ठक के ऊपर दाहिनी तरफ छोटे अक्षरों में लिखते हैं और स्थान नहीं छोड़ते हैं एक भी। और आवेशयुक्त तो उपसर्जन सत्ता का जो सूत्र लिखते हैं, यदि काउंटर आयन के साथ लिखते हैं तो हमें उसको बैलेंस करके रखना होता है। यदि काउंटर आयन के साथ नहीं लिखते हैं तो हमें फिर उस पर आवेश लिखना होता है। इस तरह से ये सूत्र लिखने के कुछ नियम हैं।
इस प्रकार हम सूत्र लिखते हैं, उस तरह से उनके नामकरण के भी कुछ नियम हैं और हम सूत्र के आधार पर ही उनके नामों को लिख सकते हैं। इसके जो कुछ नियम हैं IUPAC ने निर्धारित किए हैं, उनको हम एक एक करके देख लेते हैं। पहला नियम ये है कि जब धनायन अथवा ऋणायन दोनों में से कोई भी आवेश युक्त उपसर्जन सत्ता में, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम धनायन लिखेंगे। यदि उपसर्जन सत्ता धनावेश युक्त है तो वो पहले लिखी जाएगी, यदि उपसर्जन सत्ता ऋणावेशित है तो वो बाद में लिखी जाएगी। अब जो पहले मान ली धनावेशित है तो इसके काउंटर साइन राइट साइड में लिखा जाएगा, और अगर ऋणावेशित है तो काउंटर साइन लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा। जो उसकी जो प्रत्यायन है वो लेफ्ट में होगा। जैसे FeCN6, इस पे आवेश है ऋण 3 का, तो इसका जो काउंटर आयन है वो कहाँ लिखा जाएगा, दाईं तरफ लिखा जाएगा, वो बाईं तरफ, क्योंकि लिगेंड ऋणावेशित है तो इसका जो काउंटर आयन है बाईं तरफ होगा, क्योंकि हम जो ऋणावेशित आयन है वो उसको दाईं तरफ लिखते हैं। इस पे मान लीजिए आपका धनावेश है, इसका काउंटर आयन कहाँ लिखेंगे, हम राइट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ ध्यान रखना है, जिस पे भी धनावेश है, चाहे वो उपसर्जन सत्ता हो या काउंटर आयन हो, जिस पे भी धनावेश होगा वो बाईं तरफ लिखा जाएगा, और जिस पर ऋणावेश होगा वो दाईं तरफ लिखा जाएगा। दूसरा नियम है, केंद्रीय परमाणु या आयन के नाम से पूर्व लिगेंडों के नाम वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है, सूत्र में हमने क्या बात की थी कि हम जो लिगेंड्स होते हैं उनको हम केंद्रीय धातु आयन के या केंद्रीय धातु परमाणु के बाद लिखते हैं। जैसे हमने लिखा था क्रोमियम धातु परमाणु है, एमीन, एक्वा, क्लोराइडो, मान लीजिए है, तो यहाँ पे हमने जो लिखे हैं केंद्रीय धातु परमाणु को पहले लिखा, क्रोमियम को, इसके बाद एमीन, एक्वा, क्लोराइडो, ये वर्णमाला के क्रम में आपने लिगेंड लिखी। यहाँ जो नाम का नियम है उसमें क्या है, आपको केंद्रीय धातु परमाणु बाद में लिखना है। यहाँ आपको ध्यान रखना है, केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन को बाद में लिखना है, लिगेंड को उसके पहले लिखना है, लेकिन ये लिगेंड के लिए नाम वर्णमाला के क्रम में ही लिखना है। तो इस सूत्र से अपोजिट हो गया, आपको यहाँ पे लिगेंड के नाम पहले लिखना है और धातु का नाम बाद में लिखना है। जैसे यहाँ पे नाम क्या होगा, अच्छा एक और अभी नियम देखना है आपको इसमें, यदि एक से अधिक लिगेंड है, एक से अधिक संख्या में है, तो हमें क्या रखना होगा, डाइट्राइटेट्रा, पेंटाहेक्सा, इनको उपलग्नों का उपयोग करना है। तो यहाँ पे क्या है, एमीन कितने हैं, 3 हैं, और एक्वा 1 है। 1 के लिए कुछ नहीं लिखते हैं, 3 के लिए हम ट्राई लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइएमीन, एक्वा, क्लोरिडो, और क्रोमियम। यहाँ ध्यान रखना है, अब एक और ध्यान रखना है, इधर अगले नियम में बताएंगे उसको। अगर ये धनावेश सत्ता का भाग है तो नाम को, धातु के नाम को ज्यों का त्यों लिखते हैं, और इनके बगल के कोष्टक में हम यहाँ पे इसके ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखते हैं। इसके बाद फिर हम राइट साइड का जो नेगेटिव चार्ज वाला काउंटर आयन है उसको लिखते हैं।
तो ये दूसरा नियम समझ में आ गया। पहले हम यहाँ पे नाम लिखने के लिए हमें पहले लिगेंड्स के नाम वर्णमाला क्रम में अरेंज करना होते हैं, इसके बाद फिर हमें धातु लिखना होता है। ये सूत्र के उल्टा क्रम है। अब लिगेंडों के नाम के कुछ नियम हैं। ऋणाभिषित है यदि लिगेंड तो उसके नाम के अंत में ओ आता है, लेकिन उदासीन और धनाभिषित लिगेंड है उनका नाम में कुछ नहीं लगता, कुछ चेंज नहीं होता। जैसे H2 क्या है, उदासीन है, इसका नाम एक्वा रहता है। NH3 भी उदासीन है तो इसका नाम एमीन रहता है। कार्बोनिल भी उदासीन है, नाइट्रोसिल भी उदासीन है, तो इन लोगों के नाम ऐसी रहती है। जब इन्हें उपसर्जन सत्ता के सूत्र में लिखते हैं तो इनको हम क्या लिखते हैं, छोटे कोष्ठक में लिख लेते हैं। जब ये एक से अधिक परमाणु वाले होते हैं तो इनको छोटे कोष्ठक में लिखा जाता है, लेकिन नामकरण में इसको कोष्ठक नहीं लगाया जाता। यदि उपसर्जन सत्ता में एक ही प्रकार के लिगेंड एक से अधिक हों, एक से अधिक संख्या में हों, तो उनकी संख्या भी दर्शाना होती है। वो संख्या दर्शाने के लिए वो हमने जैसे बताया कि हम 2 हैं तो डाई, 3 हैं तो ट्राई, 4 हैं तो टेट्रा, 5 हैं तो पेंटा, 6 हैं तो हेक्सा आदि शब्दों का उपयोग करते हैं। लेकिन जब लिगेंड के नाम में पहले से ही पूर्व लगन लगे हैं, जैसे बेस्टस, टेट्राकस, पेंटाकस आदि शब्द लगे होते हैं, तो इनको हमें कोष्ठक में लिखना होता है। ऐसी लिगेंड्स को कैसे लिखते हैं अपन, कोष्ठक में ही लिखते हैं, अलग से लिखना होता है इनको। जैसे ये नाम है, देखिए निकेल, ये दिया हुआ है, ये है ट्राइफेनल फास्फीन। ये कितने हैं, 2 हैं। चूँकि ये बड़ा हुआ माने ये आपका बहुदंतुल लिगेंड है और इसका नाम में ही ट्राई लगा हुआ है पहले से, तो ये ट्राइफेनल फास्फीन तो इस केवल इतने का हो गया। अब ये ट्राइफेनल फास्फीन के भी दो लिगेंड लगे हैं, तो इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, बिस लगाना पड़ेगा, बिस ट्राइफेनल फास्फीन। और क्रम में देखते हैं तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लगाना होगा आपको, पहले क्या लगा है, देखिए पहले धातु परमाणु है निकेल, लिगेंड हो गया कौन, क्लोरिडो, और तीसरा हो गया ट्राइफेनल फास्फीन। तो क्लोरिडो पहले आएगा तो इसमें लिखेंगे हम, चूँकि 2 हैं इसमें क्लोरिडो, जाएगा डाई क्लोरिडो, फिर ये बिस ट्राइफेनल फास्फीन, और फिर आएगा धातु परमाणु निकेल, और फिर निकेल की ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका नाम क्या हो गया, डाइक्लोरो बिस ट्राइफेनल फास्फीन निकेल। यहाँ पे इस नाम को भी कोष्ठक में ही लिख दे, ये ध्यान रखना है आपको। इस तरह से धनावेशित, ऋणावेशित और उदासीन उपसर्जन सत्ता में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को रोमन अंकों में लिखते हैं। उपसर्जन सत्ता में जो धातु होती है उसकी ऑक्सीकरण संख्या हम कोष्ठक में लिख के और रोमन अंकों में लिखते हैं। रोमन जानते हैं ना आप, जैसे 1 है तो 1 डंडा लगाते, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो इस तरह लिखते, 5 है तो इस तरह लिखते, ये रोमन अंक है। तो ऑक्सीडेशन संख्या में रोमन अंकों में लिखना होती है। अब छठवां नियम है, यदि संकुल आयन एक धनायन हो तो धातु का नाम ज्यों कहता हूँ वही लिखते हैं। यानी आपका जो उपसर्जन सत्ता वाला जो आयन है, अगर यदि वो धनायन है, यानी ये धनायन है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोबाल्ट का हम कोबाल्ट ही लिखेंगे। और यदि ये ऋणायन का हिस्सा है, यानी ये देखिए थायोसाइनेट लगे हुए हैं 4, तो ये हो जाएगा कोबाल्टेट। यहाँ पे ऋणायन का हिस्सा है इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट, यानी इसमें 8 लगा देते हैं। यदि धातु परमाणु जिस संकुल आयन का भाग है, अगर वो संकुल आयन ऋणात्मक है, ऋणावेशित है, तो धातु के नाम में हम 8 लगाते हैं। और यदि धनावेशित है तो धातु का नाम हम ज्यों कहते हो लिख देते हैं। और संकुल ऋणायनों के नाम को लगाने के लिए हमें उनके लैटिन नाम का प्रयोग करना होता है। जैसे आयरन,
तो आयरन नहीं लिखते यहाँ पर, धन आवेश युक्त उसमें होता तो हम इसको आयरन ही लिख देते हैं, लेकिन ये ऋणावेशित संकुल में जब आता है तो हम इसको फेरेट लिखते हैं, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। फेरम इसका लैटिन नाम है, तो फेरम से ये हो जाएगा फेरेट। कोबाल्ट से कोबाल्टेट, कॉपर से क्यूपरेट। इस तरह से हमें इनके नामों को लिखना पड़ता है। और 7वां नियम है उदासीन संकुल है, तो इसका नाम भी धनायन संकुल की भांति ही लिखा जाता है। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं, फिर उनके नाम देखते हैं कैसे लिखे जाएंगे। देखिए ये जो सूत्र है आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हम यहाँ सूत्र में देखते हैं तो यहाँ पाते हैं हम एक केंद्रीय धातु परमाणु क्या होगी, क्रोमियम। इसमें 3 लगे हैं एमीन और 3 है एक्वा, 2 लिगेंड हो गए 2 प्रकार के, और ये हो गया काउंटर आयन क्लोराइड। तो इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले हम एमीन कितने हैं उतना लिखेंगे, ट्राई एमीन ट्राई एक्वा क्रोमियम, क्योंकि धनायन का हिस्सा है, और ये आ जाएगा क्लोराइड। अभी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे बीच में आपको यहाँ ऑक्सीकरण भी आपको भरना होंगे इसकी। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालोगे, बड़ा आसान है। एमीन भी 0 वाला है, H2O भी 0 वाला है, क्रोमियम को X मान लें, X + 0 + 0, और ये क्लोरीन का है -3 बराबर 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, X = +3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितनी है, 3 है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई एमीन ट्राई एक्वा क्रोमेट थर्ड क्लोराइड। यहाँ पे क्रोमेट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, क्रोमियम आएगा। क्यों आएगा क्रोमियम, क्योंकि ये धनावेश लिगेंड का हिस्सा है। ये हो जाएगा क्रोमियम ट्राई एमीन ट्राई एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, ट्राई एमीन ट्राई एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए नेक्स्ट दिया है ये कोबाल्ट का है। इसमें देखिए लिगेंड कौन कौन सी दी है, इसमें एक ही लिगेंड है, एक ही कौन सी है, ये NH2CH2CH2 NH2 एथेन 1,2 डायमीन, और ये कितने हैं, 3 हैं। इसका क्या नाम हो जाएगा, ट्रिस एथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट। ये हो जाएगा बड़े कोष्टक के अंदर का ट्रिस एथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। यहाँ पे देखिए थर्ड कैसे आया, तो इस अणु में जो सल्फेट आयन है, देखिए 3 है सल्फेट आयन, तो ये हो जाएगा 3 दूना ऋण 6 हो जाएगा ये। और इसके 2 आयन हैं, तो 2 3 6, इसमें 3 का आवेश है, उसमें 2 आवेश है। तो इसमें जो काउंटर आयन है उसके हिसाब से हम यहाँ देखते हैं कि सल्फेट पे कितना आवेश हो गया, ऋण 2 गुणा 3 करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 6। कुल आवेश कितना हो गया, ऋण 6। इस पे भी कुल आवेश कितना होना चाहिए, ऋण 6। तो ऋण 6 तो होगा नहीं, 2 है तो ऋण 3 होगा इस पे।
यदि आप निकालेंगे तो यदि इसको हमने x मान लिया और जो एथेन 1,2 डायमीन है क्या है, उदासीन है, वो ये हो गया 3 × -2 = 0। तो ये क्या हो जाएगा, x - 6 = 0। यहाँ पर ये और जोड़ना पड़ेगा, -3 कर देंगे इसको, क्योंकि हमने काउंटर ऐड नहीं करते हैं तो -3 होगा। यदि काउंटर ऐड करते हैं आप तो यहाँ पे इसका मान आ जाएगा, तो ये -3 इधर आ जाएगा। तो x = -3 + 6, ये x = +3 हो जाएगा इधर। तो यहाँ पे इसकी संकुल लाइन पे आवेश कितना हो गया, +3। तो उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर ही +3 हो गया, तो क्या आ जाएगा इसका नाम, देखिए ट्रेस एथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट 3rd सल्फेट। इस तरह से इन नामों को हम लिख सकते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल हम यहाँ देखते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इसको देखें। यहाँ पर सिल्वर का दिया हुआ है। अच्छा, ये आपका दोनों 2 केंद्र हैं इसकी। तो यहाँ पे आपको इस तरह के भी, यदि कोई आपके पास ऐसा समस्या आ जाती है, कोई इस तरह का नाम आपको लिखने को आ जाता है, तो इसमें आप ध्यान रखिए कि इसमें ये दोनों में जो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है सेम होती है। तो हम इसको x इसका मान लेते हैं और x इसका मान लेते हैं। और NH3 आपको पता है उदासीन है, और साइनेट का आपको पता है -1 है, तो ये 2 है, इस तरह से हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 2x - 2 = 0। तो x = -1 हो जाएगा, वो सॉरी +1। तो यहाँ पे Ag की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 आ जाती है। और यहाँ पे देखिए 2 कॉम्प्लेक्स आयन बन रहे हैं, 2 संकुल आयन हैं। तो दोनों में अलग अलग है सिल्वर का। ये जो बाईं तरफ रखा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए, इस पर होना चाहिए धनावेश, जो बाईं तरफ है उस पर होना चाहिए ऋणावेश। अब धनावेश संकुल के हिसाब से इसका नाम लिखेंगे। इसमें 2 एमीन है तो हो जाएगा डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट और डाई साइनिडो अर्जेंटेट फर्स्ट। आपको ध्यान देना है, जो सिल्वर है उसका जो लैटिन नाम है वो है अर्जेंटम। तो अर्जेंटम हटा के यूएम हटा के इसमें क्या लगाएंगे 8। तो जो हो जाएगा अर्जेंटम से हो जाएगा अर्जेंटेट। क्योंकि ये जो पार्ट है ये है आपका ऋणात्मक आवेश वाला, इसलिए इसमें हम 8 लगाएंगे। ये जो पार्ट है धनात्मक आवेश वाला है, तो इसको हम ज्यों कहते हैं सिल्वर लिखेंगे। तो इसका नाम हो गया डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट और डाई साइनिडो अर्जेंटेट फर्स्ट। इस तरह से हम इनके नाम लिख सकते हैं। कुछ नाम यहाँ पे दिए हैं, इनके सूत्र लिखना है। तो देखिए कैसे इसके सूत्र लिखेंगे हम, एक एक करके इसको समझिए। नाम लिया है टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। क्या क्या दिया है देखिए, टेट्रा एमीन यानी इसमें कितने एमीन हैं, 3 हैं। एक्वा में आपको गिनती नहीं दी है, मतलब 1 है। क्लोरिडो इसमें भी गिनती नहीं दी है, मतलब ये भी 1 है। अब क्या है, कोबाल्ट है, तो यहाँ पे कोबाल्ट लिख देंगे बस। और 3rd क्लोराइड है। अब यहाँ पे क्लोराइड तो है लेकिन कितना है, इसके लिए हमें इसके ऑक्सीडेशन नंबर को देखना पड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 3rd दी है। अब इनको मिलाइए, ये हो गया कोबाल्ट की होगी 3rd प्लस एमीन की 0 और इसकी एक्वा की भी 0 है। Cl की 1 माइनस इधर हो गई, प्लस ये कितना लेना है क्लोराइड, ये आपको लिखना पड़ेगा। ये इसके बाद 0 आ जाएगा। तब क्लोरीन की संख्या कितनी आ जाएगी यहाँ पर देखिए, +3 - 1। फिर से एक बार देखिए, टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3rd क्लोराइड।
3 तो एमीन है इसमें, 3 नहीं 4 सॉरी, टेट्रा एक्वा, एक एक्वा है, एक क्लोरिडो है, और इसके बाद में हमें क्लोरीन पता लगाना कितने हैं यहाँ पे। इसके लिए आपको क्या करना है, इसकी तो थर्ड आपको दी है तो ये हो गया 3, एमीन का हो गया 0, एक्वा का भी 0 हो गया, इसका हो गया -1, ये कोष्टक के अंदर का हो गया, प्लस ये आपको पता नहीं कितना है, बराबर 0, तो ये होगा 3 - 1 प्लस x इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 2 + x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2। तो आपको काउंटर आयन पे कितना आवेश होना चाहिए, -2 होना चाहिए। तो चूंकि यहाँ पे -1 होता है क्लोरीन का, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन जोड़ना पड़ेंगे हमें, तो ये हो जाएगा Cl2। इस तरह से ये आपका सूत्र बन जाएगा। देखिए टेट्राएमीन एक्वा कोबाल्ट, टेट्राएमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड का फॉर्मूला ये हो जाएगा। नेक्स्ट नाम है इसमें पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट, पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट। यहाँ पे आपको क्या लेना है, पोटेशियम आपको काउंटर आयन के रूप में दिया है, तो पोटेशियम आप काउंटर आयन के रूप में लिखिए। अब हम गिनती पता नहीं है, गिनती अभी निकालेंगे अपन। टेट्राहाइड्रोक्सिडो जिंकेट, तो हाइड्रोक्सिडो OH हो जाएगा, कितना है 4 है, और ये जिंकेट है यानी जिंक हो गया। तो ये फॉर्मूला तो ये हो गया जिंकेट, टेट्राहाइड्रोक्सिडो जिंकेट। अब आपको यहाँ पे जो पोटेशियम है इसकी गिनती निकालने के लिए हमें जिंक के ऑक्सीडेशन नंबर 2 पे ध्यान रखना होगा इधर। तो यहाँ पे देखिए जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर है 2 और हाइड्रोक्सिडो की है -1, तो ये 4 × -1 हो जाएगा। और यहाँ पे पोटेशियम मान लीजिए हमने x संख्या में लेते हैं, x × +1 हो जाएगा, ये बराबर 0 हो जाएगा। तो x + 2 - 4 = 0, तो x - 2 = 0, तो ये हो जाएगा x = +2, तो 2 हो जाएगा, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा K2, तो ये हो जाएगा K2ZnOH होल 4। इस तरह से आपका ये नाम का सूत्र बन जाएगा। इसी तरह से जो नेक्स्ट नाम है पोटेशियम ट्राईऑक्जिलेटो एल्यूमिनेट, ये है ट्राईऑक्जिलेटो एल्यूमिनेट। तो जो ऑक्जेलिक एसिड यानी ऑक्जेलिक वाला जो है वो क्या होता है, द्विदंतर होता है, यानी वो बाइडेंटेट होता है। पोटेशियम ट्राईऑक्जिलेटो एल्यूमिनेट, तो जो इसमें देखिए आप कितना है, ट्राईऑक्जिलेटो है, तो जो ऑक्जिलेट समूह है कितने जुड़े हैं, 3 जुड़े हैं, C2O4 लिख सकते हैं अपन इसको, या ऑक्जिलेटो को इस तरह भी लिखते हैं हम। तो यहाँ पर चूंकि हमें अणुसूत्र उसका लिखना है, कितना है ट्राई यानी 3 है, और एल्यूमिनेट है तो एल्यूमिनियम हो गया। ये जो ऋण का संकुल है, अब यहाँ लगाना है पोटेशियम कितने हैं, तो यहाँ पोटेशियम की संख्या निकालने के लिए फिर अपन को वही करना होगा। एल्यूमिनियम की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितनी है 3 है, तो इसको -3 लिखेंगे। यहाँ पर ये -1 की मान लीजिए x संख्या में पोटेशियम ले रहे हैं, तो हो जाएगा x -1 -3 इसका हो गया, और इसका हो गया -2, तो 3 × -2 इसका हो जाएगा =0। तो इसको हल करेंगे तो क्या पाएंगे हम, x + 3 - 6 = 0, x - 6 = 0, तो x = हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हमें 3 रखना पड़ेगा, पोटेशियम कितने होंगे 3 आ जाएंगे, तो K3Al(C2O4) होल थ्राइस हो जाएगा। इस तरह से हम नाम लिख सकते हैं, नाम से सूत्र लिख सकते हैं और सूत्रों के नाम लिख सकते हैं। अभ्यास के लिए और सारे क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, आप उनको भी हल करके अभ्यास की